सबको प्रणाम और सुप्रभात। स्टूडेंट्स, उपस्थित हूँ फिर से आपके बीच में लेकर वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। दोस्तों, कल तक हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे बात की थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम लोगों को आज स्टार्ट करना है। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस की जब हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि देर आर बेसिकली टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। बेसिकली टू पार्ट्स। वो दो पार्ट कौन से हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और फिर फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें होती हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, वर्ब, फ्रेज और कॉम्प्लीमेंट। चलिए, ये तो मैं आपको बता चुका हूं, रिवाइज कर लिया हम लोगों ने, ताकि आगे पार्ट पीछे से पार्ट ना हो जाए। मजा ये है कि ये चीज जानने के बाद हमने इनका विस्तार भी पढ़ना स्टार्ट किया, और विस्तार पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने ये तीन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये तीन टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिए। आज हम लोगों को स्टार्ट करना रहता है वर्ब। लेकिन मेरा ये मानना है कि वर्ब को पढ़ने से पहले हम लोगों को सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, और किसी एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती है, तो किसी एक सेंटेंस में ये चीजें होती हैं। इन सब चीजों में एक होती है वर्ब। पर मजा ये है कि ये वर्ब क्या है? वर्ब भी तो एक पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनमें से एक होती है वर्ब। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब 4, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये हो गए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मुझे बताइए कि आज जो हमको वर्ब पढ़ना है, वो वर्ब अगर पार्ट ऑफ स्पीच में कहीं है, कहाँ है? ये यहाँ है। तो फिर पार्ट ऑफ स्पीच के बाकी 7 को छोड़कर सिर्फ अकेले वर्ब को पढ़ना, क्या ये लॉजिकल बात होगी? जवाब आया, बिल्कुल भी लॉजिकल बात नहीं होगी। इट इज कंप्लीटली इलॉजिकल। तो क्या हमको पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना चाहिए? हाँ। पर सर, आईसीएआई ने जो मॉड्यूल दिया है, जो किताब दी है उनके यहाँ से, उसमें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ही नहीं। फाइन, उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा। पूछे क्यों? क्योंकि इसी आईसीएआई ने अपने बुक में आगे दिया है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज को कैसे समझेंगे जब तक कि हम नाउन को नहीं जानते? इसी आईसीएआई ने आगे दिया है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वॉइस। अब जब तक हम, अगर हमको वॉइस पढ़ना है तो हमको नाउन प्रोनाउन पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जैसे सब्जेक्टिव केस है आई, ऑब्जेक्टिव केस है मी। आई नाम के प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है आई, ऑब्जेक्टिव केस है मी। अब देखो, एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है? आई प्लेड क्रिकेट। इसका पैसिव क्या बनेगा? क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, या आई मी बन जाएगा। तो इस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। इसका मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रोनाउन करके कुछ आ रहा है, मतलब प्रोनाउन भी पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से प्रीपोजिशन, अभी हमने कल भी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन देखा, तो प्रीपोजिशन भी पढ़ना पड़ेगा। कंजंक्शन पढ़े बिना हम क्लॉजेस को जोड़ नहीं सकते, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। कंजंक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो तकरीबन 8 ही पार्ट ऑफ स्पीच के बिना ग्रामर पूरी तरह से इनकम्प्लीट है। ग्रामर इज इनकम्प्लीट विदाउट दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंप्लीटली हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या करें? बिल्कुल पढ़ेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जब हम बेस बना रहे हैं और आईसीआई ने चैप्टर का नाम रखा है अगर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर, तो हम लोगों को ग्रामर को पूरा फ्रॉम स्क्रैच अच्छे से पढ़ना है। ठीक? तो हम कुछ भी मॉड्यूल के बाहर जाके नहीं कर रहे हैं। मॉड्यूल में जिन चीज़ों का इशारा है, उन चीज़ों को हमको नहीं भी कहा हो तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, तो आज हम एक काम करते हैं। वर्ब जो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो यही है, पार्ट ऑफ सेंटेंस।
और इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब, और वर्ब चूंकि एक पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है, तो क्यों ना हम आठों पार्ट ऑफ स्पीच पहले अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे ये सब काम आने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, एक्टिव पैसिव वॉइस में, टेंसेस में, हर जगह, तो इनको पढ़ना कंपलसरी है। तो ठीक है, आठों पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बात कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला नाउन। नाउन की परिभाषा बहुत इजी है, थोड़ा सा हम जल्दी कर सकते हैं क्योंकि बचपन से हमारा पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार करना जरूर पड़ेगा, हमारा कर्तव्य है। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है, नाउन है। इंडिया क्या है, नाउन है। प्लेस है, कैपिटल क्या है, नाउन है, कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, चल और देखो, रोज स्मेल्स स्वीट। रोज स्मेल्स स्वीट, रोज क्या हो गया, नाउन। चलो अब झटपट से नाउन के प्रकार देख लेते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन के मोटे मोटे बच्चे लोग 5 प्रकार हैं। आप फटाफट से कॉपी में मेरे साथ साथ लिखते जाइए, कॉपी बन जाएगी आप लोगों की इस बहाने ग्रामर की एक। चलो पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको साइड में अलग से लिखा है, और पांचवा है मटेरियल नाउन। मैंने जानबूझ के एब्स्ट्रैक्ट नाउन को साइड में लिखा है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब वो कॉमन चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं, और वो एक कुछ कॉमन नाम या कुछ कॉमन वस्तुएं जिनका कोई पर्टिकुलर नाम, जैसे कि लैपटॉप, लैपटॉप एक कॉमन नाम है। ठीक, अब अगर मैंने मेरे लैपटॉप का नाम गोलू रखा है, हाय मेरा गोलू बड़ा प्यारा है, आई लव माई लैपटॉप, तो फिर गोलू प्रॉपर नाउन हो सकता है, लेकिन लैपटॉप एक कॉमन नाउन है। मेरा भी लैपटॉप लैपटॉप है, आपका भी लैपटॉप लैपटॉप है, दुनिया भर में इस चीज को लैपटॉप कॉमनली बोला जाता है। तो जैसे कॉमन नाउन के एग्जांपल हो गए लैपटॉप, डेस्कटॉप, किंग। अब किंग कोई पर्टिकुलर किंग, जूलियस सीजर की बात कर रहे हैं, अलेक्जेंडर की बात कर रहे हैं, नहीं। किंग बोला, किंग बहुत सारे होते हैं, कॉमन नाउन। हॉर्स बोला, हॉर्स एक कॉमन नाउन है। अब मेरे घोड़े का नाम अगर पवन है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन घोड़ा अपने आप में जो शब्द है हॉर्स, कॉमन नाउन है, एटसेट्रा। प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाम होता है किसी व्यक्ति का, जैसे दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, दिल्ली एक सिटी का नाम है। सिटी शब्द अगर होता तो कॉमन नाउन में जाता है, सिटी बहुत सारी होती है, कॉमन वर्ड है, पर दिल्ली, दिल्ली प्रॉपर नाउन है। राहुल प्रॉपर नाउन है। एलेक्जे एलेक्जेंडर द ग्रेट का एलेक्जेंडर उसका नाम प्रॉपर नाउन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब वो शब्द जो किसी ग्रुप को या किसी कलेक्शन को डिनोट करते हैं, जैसे ताश की गड्डी, तो उसे हम कहेंगे पैक ऑफ कार्ड्स। तो पैक क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। पैक ऑफ वॉल्व्स, भेड़ियों का समूह, तो ग्रुप को हम एक वर्ड से बोल रहे हैं पैक। जैसे कि एक कलेक्टिव नाउन है बोर्ड। बोर्ड क्या है भाई, बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड क्या है, एक कलेक्टिव नाउन, कुछ बड़े बड़े मेंबर्स जिसमें इकट्ठे होकर कुछ न कुछ डिसीजन लेते हो, उस अथॉरिटी का नाम बोर्ड। उसी तरह पार्लियामेंट भी एक कलेक्टिव नाउन है, जहां पर चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, उस जगह का नाम कलेक्टिवली बैठते हैं वो पार्लियामेंट है। या कमिटी भी एक वर्ड है, कमिटी इज अ कलेक्शन ऑफ हाई लेवल पीपल, तो कमिटी इज अ कलेक्टिव नाउन। फिर अगला जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब किसी क्वालिटी को शो करने वाले वर्ड्स, या स्टेट को शो करने वाले वर्ड, या फीलिंग को शो करने वाले वर्ड, या किसी एजुकेशन से रिलेटेड या थॉट प्रोसेस से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, थॉट से रिलेटेड कुछ वर्ड। ये चार इसके हमने भेद करे। अब इसके अंदर का कंटेंट फिल करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं। क्वालिटी में कौन से आएंगे? जैसे कि ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज ए क्वालिटी, तो ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो ऑरेंज कलर से लिखा है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो ब्लू कलर से यहाँ लिखा है हमने क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और थॉट, ये चारों इसके भेद हैं। ये चार वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्रकार हैं। उदाहरण है क्वालिटी वाले का ऑनेस्टी, स्टेट का उदाहरण ले हम स्लीप, फीलिंग का अगर हम उदाहरण ले तो हेट्रेड या लव, थॉट का अगर हम उदाहरण ले तो लॉजिक। देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इस सेंटेंस में ऑनेस्टी एक नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई डिड नॉट वेक हिम अप फ्रॉम हिज स्लीप, तो इसमें स्लीप एक नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टेट बता रहा है उस व्यक्ति की वो किस स्टेट में सोया हुआ है, मरा हुआ है, जगा हुआ है, काइंड ऑफ। फीलिंग बताना, हेट्रेड इज नॉट अ गुड थिंग टू कीप इन हार्ट। हेट्रेड क्या अच्छी चीज नहीं है अपने दिल में रखने के लिए? नफरत। तो हेट्रेड एक फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और लॉजिक इज समथिंग आई लाइक द मोस्ट। मुझे आप पढ़ा रहे हो, लॉजिक दिया करो हमेशा, मुझे लॉजिक बहुत पसंद है। अगर ऐसा कहते हो आप, तो आपने लॉजिक को नाउन के तौर पे यूज किया। ही गेव मी लॉजिक्स, तो थॉट है। लॉजिक एक थॉट है, एक थॉट प्रोसेस है। एक होता है इलॉजिकल थॉट प्रोसेस, एक लॉजिकल थॉट प्रोसेस, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक। और लास्ट है मटेरियल नाउन। ये तो बहुत ही सिंपल है। दुनिया भर में जितने भी नॉर्मल मटेरियल देखने में आते हैं वो सब मटेरियल नाउन है। जैसे कि सैंड, आयरन, ग्लास, स्टोन, क्लॉथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं नाउन के। तो नाउन के कितने प्रकार हैं? 5। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इनके सबके हमने एग्जांपल्स भी देखे। ठीक, चलो अगला है प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। देखो एक एग्जांपल देता हूँ। आई मेट राहुल yesterday. Rahul was looking a little sad. Rahul told me that he had met an accident. Rahul said that he was very upset after the accident. आप लोगों को बड़ा ही ऑकवर्ड लग रहा होगा ये सेंटेंस, ये पूरा पैराग्राफ जो मैं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर एक बार राहुल बोलने के बाद बार बार राहुल बोलना बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। तो कैसे बोलना चाहिए मुझे? आई मेट राहुल yesterday. He was looking a little sad. He told me that he had met an accident and he said that he was very upset after the accident took place. अब देखो एक बार राहुल बोलने के बाद जब भी मैं ही बोल रहा हूँ, तो ही मैं राहुल की जगह बोल रहा हूँ और ही शब्द राहुल को डिनोट कर रहा है। तो ही क्या है? प्रोनाउन। ठीक। बड़ी मजेदार बात है, आपको बताता हूँ प्रोनाउन वर्ड कैसे बना। प्रोनाउन वर्ड बना है दो शब्दों से मिलके, प्रो प्लस नाउन। चलो ये तो अब बहुत ईजी है। इसमें प्रो प्रीफिक्स है और नाउन वर्ड है। ठीक। तो नाउन का क्या अर्थ है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। और प्रो का क्या अर्थ है? प्रो यानी सपोर्ट करे। जैसे कि मैंने प्रो ब्लैक मूवमेंट में हिस्सा लिया। अभी चल रहा है ना ब्लैक लाइव्स मैटर, तो भाई अब किसी सेलिब्रिटी ने अगर हिस्सा लिया इस ब्लैक लाइव्स मैटर में तो क्या बोलेगा? आई एम विथ द ब्लैक पीपल, आई एम टेकिंग पार्ट इन द प्रो ब्लैक रेवोल्यूशन। तो प्रो प्रो इंडिया, तो देर आर प्रो इंडियन कंट्रीज लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक। विच आर एंटी चाइना। देर आर प्रो चाइना कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, टर्की, ईरान एटसेट्रा। तो प्रो का अर्थ सपोर्ट होता है, सहायता देना, फेवर करना, उसका साथ देना। तो जो नाउन का साथ दे, नाउन का साथ क्यों दे रहे हैं? कि अगर नाउन को बार बार बोलेंगे तो अजीब लगेगा।
तो नाउन बार बार बोलना नहीं है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो नाउन का साथ देने के लिए आता है कि चल ठीक है, तेरी जगह मैं आ जाता हूँ, तेरा सपोर्ट करता हूँ, मैं जहां जहां रहूंगा वहां तू ही रहेगा। जैसे जहां जहां ही है वहां अपन समझ जा रहे हैं कि राहुल ही है, तो राहुल नाम का जो नाउन है उसको हटाने पे भी जो वर्ड आया वो राहुल का ही सपोर्ट कर रहा है। तो वो जो ही आया है, वो ही शब्द एक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि वो नाउन को सपोर्ट कर रहा है। ही होने के बावजूद भी राहुल की ओर ही इशारा कर रहा है कि ये बात किसकी चल रही है, राहुल की। इसलिए जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं पर मीनिंग नाउन वाले ही देते हैं, अर्थ कभी गलत नहीं बताते, जोड़ते उसको नाउन से ही हैं, उन्हें कहते हैं प्रो नाउन। फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस यू मस्ट हैव फोकस्ड कि प्रोनाउन शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, नाउन प्रोनाउन, बट द वर्ड इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, वन प्रीफिक्स एंड वन वर्ड, प्रोनाउन। तो बहुत इजी हो गया। प्रोनाउन के बहुत सारे भेद हैं, मैं सारे पढ़ाने जाऊँ, ये जो मैंने नाउन के भेद पढ़ाए हैं, ये जब मैं स्पोकन की क्लास लेता हूँ तो इट टेक्स अराउंड 5 days फॉर मी टू टीच ऑल दिस एंड देन एक्सरसाइजेस। ये जो मैं प्रोनाउन आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रोनाउन के लिए मुझे 6 दिन लगते। प्रोनाउन का एक प्रकार पढ़ाने में मुझे पूरा एक लेक्चर लगता है, 1.5 घंटे का। यू कैन अंडरस्टैंड, बड़ा लेक्चर लगता है और वो भी कई सारे लगते हैं प्रोनाउन पढ़ाने में। नेवरदलेस कोर्स में बहुत ज़्यादा वास्ट ना होने के कारण हम लोगों को ये थोड़ा सा फास्ट करना पड़ा, और फिर आपका पढ़ा हुआ भी है बच्चों का काफ़ी कुछ। चल, तो आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट द थिंग्स रिवाइज्ड फॉर यू, है ना। मे बी दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट teaching you for the first time. You must have read and learned these things previously also. But then let's uh, cut all the problems जो हमको कभी भी रही हो इंग्लिश को लेकर, और एक बार पढ़ ही लेते हैं अच्छे से। चलो, तो प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं, तो मैं नाम लिख देता हूँ, सारे समझाना तो बहुत मुश्किल है, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। फिर भी पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फिर है कंजंक्टिव प्रोनाउन, फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, और फिर है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। उसी प्रोनाउन के 1 2 3 4 5 6 7 8 भेद हैं। क्यों पढ़ा रहा हूँ प्रोनाउन, आगे काम आएगा। एक जगह हमको स्पेशली जो काम आने वाला है वो पकड़ता हूँ मैं। पर्सनल प्रोनाउन जो है ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? ये पेन मेरा है, मेरा पर्सनल है, किसी को नहीं देता। पर्सनल मतलब वो नहीं, पर्सनल मतलब विच बिलोंग्स टू पर्सन। देखो, ए एल नाम का एक सफिक्स इंग्लिश में, ए एल जो लगा दो किसी भी वर्ड के आगे जिनके साथ वो जुड़ सकता है, तो उसका मीनिंग हो जाता है रिलेटिंग टू। ए एल नाम के सफिक्स का मीनिंग होता है रिलेटिंग टू। देखो, जैसे कि कार्डी या कार्डियो, इसमें ए एल लगाओ तो एन लगाना पड़ता है एंड बिकम्स कार्डिनल प्रिंसिपल। हम बोलते हैं ना कई बार ये इकोनॉमिक्स का कार्डिनल प्रिंसिपल, तो ये कार्डिनल ए एल लगाने से बना। और न्यूरो, न्यूरो यानी ब्रेन, एनीथिंग दैट रिलेट्स टू ब्रेन या रिलेटिंग टू ब्रेन बिकम्स न्यूरल। ठीक, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। चलो, तो पर्सन में ए एल जोड़ा तो बिकम्स पर्सनल, यानी कि रिलेटिंग टू पर्सन। अब पर्सन कितने होते हैं, तो हिंदी में आपको याद होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृत में भी होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोलते हैं। तो पर्सन होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, वी, सेकेंड पर्सन यानी कि यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ये आते हैं। ठीक, ये कहाँ काम आएंगे, ये हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत काम आने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन में। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, दे। सेकंड पर्सन यानी तुम, और फर्स्ट पर्सन यानी मैं, आई। याद करना बड़ा आसान है। फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट, और फर्स्ट कैसा बनता है, आई जैसा, तो फर्स्ट पर्सन यानी आई। चलो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ भी नहीं जिसमें सेल्फ जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है योर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्व्स,
जिसमें सेल्फ रिफ्लेक्स, अपने आप को बताने के लिए, सेल्फ बताने के लिए रिफ्लेक्सिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब दिखाना कि ये है वो है, दिखाना। तो वो प्रोनाउन जो दिखाते हैं, चीजों को शो करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, वेयर, व्हेन। सर ये तो क्वेश्चन वर्ड्स है। हाँ, पर ये क्वेश्चन वर्ड्स प्रोनाउन है, और कौन से? इंटरोगेटिव। ऑब्वियसली इंटरोगेटिव शब्द वही होते हैं सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो इनसे क्वेश्चन ही तो बनते हैं, इसलिए ये कौन से प्रोनाउन है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। कंजंक्टिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? कंजंक्टिव प्रोनाउन उन्हें कहते हैं कि जो किसी नाउन को तो रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन जोड़ देते हैं दो सेंटेंसेस को। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल है, आई नो हु यू आर। तो ये हु जो है ना, आई नो यू आर, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है या फ्रेजेस हैं, इनको जोड़ रहा है। मैं जानता हूं तुम हो, और हु लगाने से कौन, तो ये एक सेंटेंस, व्यवस्थित सेंटेंस बना, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। अब ये क्वेश्चन नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, ये एक सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं है, ये प्रॉपर सेंटेंस है, नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आई नो हु यू आर, यहाँ हु कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन यानी जो जोड़ते हैं, इसलिए कंजंक्टिव प्रोनाउन। आई नो वॉट यू मीन, तो हु, वॉट, यही जो इंट्रोगेटिव है, ये क्वेश्चन बनाने के काम आए तो इंट्रोगेटिव कंजंक्शन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और अगर किन्हीं दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को जोड़ने के काम आए, यही हु, वॉट, तो ये कंजंक्टिव प्रोनाउन बन जाते हैं। मतलब हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही होता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हु नाम के प्रोनाउन से अगर क्वेश्चन बने तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और अगर वो दो फ्रेजेस को जोड़ने के काम आ रहा है, वही हु या व्हाट या व्हेन, तो फिर वो उस समय इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम न करके कंजंक्टिव प्रोनाउन का काम करता है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? ये वो शब्द है जिनसे चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती नजर आती, जैसे कि ईच, ईच अदर, वन अनादर, है ना, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, एवरी, ये जो प्रोनाउन है। अब अपने को बांटना है कि मुझे, मैं कब कब खाना खाऊंगा, तो मैं रोज खाऊंगा, मेरे खाने खाने की क्रिया रोज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, रोज हो रही है, तो आई ईट फूड एवरी डे। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स अमंग ईच अदर, तो, या ईच ऑफ देम वन अ प्राइज, उनमें से हर एक ने एक प्राइज जीता, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि सबने जीता, सबको मिला, ऐसा। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करते हैं चीजों को, और इंडेफिनिट प्रोनाउन उन्हें कहते हैं जिनका कोई विशेष डेफिनेट मीनिंग नहीं होता है, जो चीजों को अधूरा छोड़ देते हैं बीच में। जैसे कि वन शुड नॉट प्ले क्रिकेट, तो अब ये वन कौन, राहुल का नाम तो है नहीं, तो वन यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, पर प्रोनाउन में भी इंडेफिनिट की किसकी बात कर रही है? ईडियम्स में ऐसा बहुत करते हैं, वन शुड नॉट डू दिस, वन शुड नॉट डू दैट। ईडियम जब बनाते हैं तो टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, तो वन यानी कौन, अपनी खुद की बीन बजाना, अपनी खुद की तारीफ करना, देखो ईडियम भी हो गया बात बात में। तो टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, तो यहाँ वन का ही प्रयोग करते हैं। सम का प्रयोग करते हैं हम, आई विल मीट यू सम डे, तो वो डे निश्चित नहीं किया है नाउन से, तो हमने उसकी जगह प्रोनाउन यूज कर लिया है सम डे, और डेफिनेट भी नहीं किया है, इसलिए इंडेफिनेट। रिलेटिव प्रोनाउन में आप लिख लो, यही हु, व्हाट, ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। दैट भी है, इसका मैं वाक्य में प्रयोग करके बता देता हूँ। वन हु रीचेस माउंट एवरेस्ट इज अ ग्रेट माउंटेनियर, तो यहाँ एक वन का भी प्रयोग किया है इंडेफिनिट प्रोनाउन का, और हु रिलेटिव प्रोनाउन का, तो रिलेट किया है कौन, जो पहुंच जाए वो। ठीक। व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड, रिलेटिव प्रोनाउन। आई वुड नॉट सी द मूवी दैट यू हैव सीन, तो यहाँ दैट का प्रयोग किया है रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। ठीक। और इंडेफिनिट प्रोनाउन मैंने आपसे कहा वन, आई विल मीट यू सम डे, he gave me enough space, enough, ये भी स्पेसिफिकली हमने नाउन नहीं दिया कितनी, पर इनफ स्पेस, इस तरह के वर्ड है। मेनी,
ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। चलो, नाउन प्रोनाउन के बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब। बट इंटरेस्टिंगली गाइस, वर्ब के बारे में हम लोगों को पूरे 2 लेक्चर लगेंगे। वर्ब के भयानक प्रकार, और ये मॉड्यूल में भी है। तो वर्ब पे तो क्वेश्चन भी आते हैं, तो वर्ब को तो हमको अच्छे से अलग से करना पड़ेगा। तो अभी हम स्विच करते हैं एडवर्ब पे। वर्ब का लेक्चर हम लोग इसके बाद लेंगे। एडवर्ब पे आते हैं। वर्ब को शॉर्ट में इतना समझ लो कि वर्ब मीन्स एनी एक्शन और अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। कोई भी क्रिया, कोई भी घटना का घटना या किसी का किसी परिस्थिति में होना इज कॉल्ड वर्ब। जैसे कि ईट, स्लीप, ड्रिंक, ये सब वर्ब हैं। इज, वॉज, वर, बी, बीइंग, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये भी वर्ब है। और अकरेंस का हम उदाहरण कैसे लेंगे? जैसे कि अकर अपने आप में एक वर्ब है, अकर, हैपन, ये सब किसी भी चीज का हो जाना। एग्जिस्ट, ये सब वर्ब है। तो स्टेट ऑफ बीइंग, अकरेंस और एक्शन जो होती है उसे हम कहते हैं वर्ब। बहुत ही शॉर्ट में, लेकिन वर्ब हम पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा वर्ब के ऊपर, क्योंकि आईसीएआई ने मॉड्यूल में वर्ब के ऊपर अच्छा खासा टॉपिक दे रखा है। तो अभी अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़ चुके हैं नाउन, फिर हमने पढ़ा प्रोनाउन, और अब हम पढ़ रहे हैं वर्ब को शॉर्ट में टच करके, क्योंकि उसको बाद में वापस लेना है। अब आ रहे हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब किसे कहते हैं? बड़ा आसान है। एडवर्ब 2 शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस वर्ब। एड मीन्स एड, यानी कि कुछ विशेषता दे। तो those words that add meaning or value to verb are called adverb, या verb या adjective, दोनों को जो मीनिंग में कुछ एडिशन करे, वैल्यू एडिशन, उन वर्ड्स को कहते हैं एडवर्ब। मैं एग्जांपल बनाता हूं इसके। शी केम स्लोली, दे रैन फास्ट, they became extremely happy, they became extremely happy. Last, he behaved quite nicely, he behaved quite nicely. अब देखना आप, केम वर्ब है, शी केम वर्ब है, और स्लोली क्या है? उस वर्ब को कुछ मीनिंग दे रहा है कि वो आई, शी केम, पर कैसे आई? स्लोली। तो वो स्लो थी, या उसका आना जो था वो स्लो था? लड़की तो अपनी जगह, पर वो जिस गति से आई वो गति स्लो थी, उसका आना स्लो था। तो स्लोली जो वर्ड है, ये किसके मीनिंग को बढ़ा रहा है? केम की मीनिंग को वैल्यू दे रहा है, केम की मीनिंग को कुछ और एडिशन दे रहा है, इसलिए स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है। दे रैन फास्ट, तो वो फास्ट हैं कि वो जो दौड़े वो दौड़ फास्ट थी। वो जो दौड़े हैं, जिस गति से दौड़े हैं, वो दौड़ फास्ट थी। तो फिर फास्ट क्या है? एडवर्ब। और वर्ब क्या है? रैन। तो रैन कैसे किया? फास्ट किया। तो दिस वर्ड इज गिविंग मीनिंग टू वर्ब, देयरफॉर दिस वर्ड इज एडवर्ब। ठीक। दे बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी। अब देखो, दे बिकेम वर्ब है, दे बिकेम व्हाट? दे बिकेम हैप्पी, पर कितने हैप्पी? एक्सट्रीमली हैप्पी। तो यहाँ पर मजा देखो, मैंने कहा था या तो वर्ब को या एडजेक्टिव को मीनिंग देते, यहाँ पर इन दो में तो वर्ब को मीनिंग दे रहा था एडवर्ब, यहाँ एडजेक्टिव को ज्यादा अच्छा मीनिंग दे रहा है। दे बिकेम, वो बने, हुए, ये वर्ब है। क्या हुए? बोले हैप्पी हुए, वो खुश हुए। पर कितने खुश हुए? एक्सट्रीमली हैप्पी। तो एक्सट्रीमली एडवर्ब है विच इज एडिंग टू द मीनिंग ऑफ हैप्पी। हैप्पी मतलब एडजेक्टिव, दे बिकेम हैप्पी, वो क्या हुए? हैप्पी हुए। कितने हैप्पी हुए? तो हैप्पी नाम के एडजेक्टिव को और अच्छा मीनिंग दे रहा है, बोले बहुत ज्यादा हैप्पी हुए, दे बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी। ठीक है। ही बिहेव्ड क्वाइट नाइसली, तो नाइसली क्या है? एडवर्ब है। ठीक। बिहेव्ड क्वाइट नाइसली, अब यहाँ दो एडवर्ब है, क्वाइट भी एडवर्ब है और नाइसली भी एडवर्ब है। किसके लिए? बिहेव के लिए। ठीक। दे बिहेव्ड क्वाइट नाइसली, तो पूरा एक साथ उठा सकते हैं क्वाइट नाइसली, क्योंकि दोनों एडवर्ब है तो दोनों को जोड़ के बोल सकते हैं कि क्वाइट नाइसली इज एन एडवर्ब फॉर द वर्ब बिहेव। तो उन्होंने बिहेव किया या उसने बिहेव किया, कैसा? क्वाइट नाइसली बिहेव किया।
तो ये पूरा एडवर्ब। चलो ये हुआ एडवर्ब। अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब वो वर्ड्स विच एड टू द मीनिंग ऑफ नाउन या प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन में जो मीनिंग ऐड कर दे या उसकी वैल्यू बढ़ा दें उसे कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे शी इज अ कैट, ये नॉर्मल सेंटेंस है। शी इज अ ब्लैक कैट, तो ब्लैक उस कैट, कैट नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक। और इस नाउन की वैल्यू बढ़ा दी, कैसी कैसी कैट, ब्लैक कैट, तो ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव। बड़ा आसान। दूसरा एग्जांपल देखो, ही इज अ गुड बॉय। अब जल्दी से इसमें से आइडेंटिफाई करो कि एडजेक्टिव क्या है। गुड एडजेक्टिव है। शी इज अ क्लेवर गर्ल, या ही इज अ क्लेवर बॉय, तो ही इज अ क्लेवर बॉय। बोलो, नाउन है बॉय, क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव, गुड एडजेक्टिव। यहाँ पर चौथा एग्जाम्पल, ही हैज डार्क हेयर, घने काले बाल। तो हेयर तो नाउन है, कॉमन नाउन, डार्क क्या है, घने काले, डार्क सिर्फ काले, क्या है, एडजेक्टिव। तो दिस इज हाउ थिंग्स गो। आ रहा है समझ में बच्चों को। तो नाउन नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। प्रोनाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्ब एक्शन अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। एडवर्ब वो वर्ड जो वर्ब या एडजेक्टिव के मीनिंग को और ज्यादा वैल्यूएशन देते हैं और ऐड टू द मीनिंग करते हैं। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं या उसको मीनिंग को कुछ ऐड देते हैं, ऐड करते हैं, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण, तो नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, वर्ब यानी क्रिया, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, और एडजेक्टिव यानी विशेषण। 5 हो गए। वर्ब को हमको वापस से भी पढ़ना है, पर मोटा मोटा हिसाब किताब है, हमारे 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से हो गए। चले छठे पे आते हैं। छठा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कोई कोई प्रेपोजिशन बोलते हैं, बट प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बनाए, प्री प्लस पोजिशन। हमेशा रूट वर्ड पे जाना चाहिए और वर्ड्स को तोड़ना चाहिए। प्री यानी जो पहले लगता हो, प्री बोर्ड जो बोर्ड के पहले होता हो, प्री मेडिकल मेडिकल एग्जाम के पहले जो एग्जाम होती है, प्री मेडिकल, पीएमटी। तो पोजीशन यानी कि स्थान, जगह। तो जो वो वर्ड्स वर्ड्स विच शो द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। जैसे कि ही सैट अंडर अ ट्री, वो एक पेड़ के नीचे बैठा। तो ही प्रोनाउन है, ट्री नाउन है, तो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन कौन बता रहा है, नाउन यानी यहाँ पर प्रोनाउन यहाँ की ही है। ही कहाँ बैठा, ही की पोजीशन बताओ। तो ही की पोजीशन है ट्री के नीचे, तो नीचे के लिए वर्ड आ रहा है अंडर, तो ये अंडर वर्ड पोजीशन बता रहा है। अंडर वर्ड क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। किसकी, ही की, कि वो कहाँ है, किसके किसके रिस्पेक्ट में, ट्री के रिस्पेक्ट में। तो ट्री के ऊपर है कि ट्री के नीचे, तो बोले ही और ट्री के बीच में जो पोजीशन की बात करेंगे, तो ही नीचे है और ट्री ऊपर है, ट्री की छाया ऊपर है, इसका मतलब ही सैट अंडर द ट्री। तो ये जो पोजीशन बता रहा है और कहाँ आ रहा है, ट्री के पहले। तो ट्री के पहले प्री आ रहा है, पहले लगता है, लास्ट में नहीं आता। तो जो पहले लग के पोजीशन बता दे, पहले आके पोजीशन बता दे, उसे कहते हैं प्री पोजीशन। दे लुक्ड अराउंड फॉर मी, दे लुक्ड अराउंड फॉर मी, वो मुझे खोज रहे थे। तो लुक्ड अराउंड, लुक क्या है, वर्ब है, अराउंड क्या है, प्रीपोजिशन है। कहाँ ढूंढा, इधर उधर शब्दों देखा, प्रीपोजिशन। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। तो सर दो दो प्रीपोजिशन है, हाँ, लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, अराउंड एक प्रीपोजिशन होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है। अराउंड एक फ्रेजल वर्ब है। कैसे, क्योंकि लुक के साथ आया, और लुक अराउंड
जब साथ में जुड़ जाते हैं वर्ब के साथ प्रीपोजिशन तो ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। तो इस सेंटेंस में अराउंड प्रीपोजिशन नहीं है, प्रीपोजिशन फॉर है। तो दे लुक्ड अराउंड फॉर मी, किसके लिए? मेरे लिए। ये लग के पोजिशन बता दी कि मेरे लिए ये सब कुछ हो रहा है। ठीक। द सन इज ओवर माई हेड, सूरज मेरे सर के ऊपर है रात दोपहर में 12 बजे। तो ओवर माई हेड, ओवर क्या है? पोजिशन बता रहे। ठीक। तो कल हमने बात की थी ऑन, इनटू, इन, बिसाइड, बीनीथ, अबाउट, टू, फॉर, फ्रॉम, ये सब क्या है? ये सब प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चों, जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं। द बुक इज केप्ट इन द टेबल, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। अब ऊपर रखी हो तो ऑन, अंदर रखी हो टेबल के अंदर ड्रॉर में तो इन द ड्रॉर ऑफ द टेबल। ठीक। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पास में बैठा है। द वॉटर बीनीथ मी इज ब्लू इन कलर, मैं पानी के जहाज पे हूँ, मेरे नीचे जो पानी दिख रहा है समुद्र का वो एकदम ब्लू है ना। ही गेव इट टू मी, आई ब्रॉट दिस फॉर यू, दे हैव कम फ्रॉम इंदौर। ठीक। तो ऑन, इन, टू, ये सारे प्रीपोजिशन पोजिशन बताते हैं नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन के ऊपर हम लोगों को बहुत सारा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी पढ़ना है आगे जाके, जब हम क्लॉजेस को फिर से विस्तार से पढ़ेंगे। मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो हम पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, पहले दूसरे लेक्चर में, इनका आगे विस्तार है और इस पे क्वेश्चंस भी हैं, आईसीआई के मॉड्यूल में भी हैं और एग्जाम में भी आ सकते हैं। और वहां पर कंजंक्शन पूरा एक बड़ा टॉपिक है। तो वर्ब और कंजंक्शन इन दो को तो हमको वापस से पढ़ना है। जब मैं दोबारा पढ़ाऊंगा तो कुछ मत दिमाग लगाना, सीधे सीधे प्रेम भाव से, भक्ति भाव से पढ़ लेना, क्योंकि आईसीएआई के मॉड्यूल में इनके ऊपर बहुत विस्तार है और मॉड्यूल जो कह रहा है वो हमको करना ही पड़ेगा। ठीक। शॉर्ट में जरूर पढ़ेंगे अभी इस समय कंजंक्शन को, क्योंकि बाद में विस्तार करना है। कंजंक्शन यानी कि वो वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को या दो वर्ड्स को जोड़ते हैं। जैसे कि हियर एंड देयर, अब इसमें ये एंड, ये वाला एंड, तो एंड क्या है? कंजंक्शन, जो हियर और देयर दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। ठीक है। दे केम हियर, दे केम हियर एंड वेंट बैक टू लंदन, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है एंड। वो यहाँ आए, वो लंदन वापस चले गए। तो दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है कंजंक्शन, दो फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है। फ्रेज यानी वाक्यांश। ही ओपन द रूम एंड स्लेप्ट ऑन द बेड। ठीक है। स्लेप्ट ऑन द बेड भी एक फ्रेज है, तो ओपन द रूम भी एक फ्रेज है, दोनों को जोड़ दिया एंड ने। तो एंड एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। और क्या कंजंक्शन हो सकते हैं? तो मैंने तीनों एग्जांपल एंड के बताए। बट है कंजंक्शन, फॉर कंजंक्शन का काम भी करता है। एंड, बट, फॉर, येट, सो, और, नीदर, नॉर, ईदर, और, ये सारे क्या हैं? कंजंक्शंस हैं। ठीक। जैसे कि आई केम हियर, आई केम हियर बट आई विल हैव टू वेट, मैं यहाँ आया हूँ लेकिन मेरे को वेट करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे कभी नहीं करना पड़ता है, लेकिन मैं आया हूँ, मुझे तो वेट करना पड़ रहा है, तो बट आई विल हैव टू वेट। या एक हम सो का बनाते हैं, यू हैव स्टडीड हार्ड सो यू हैव स्टूड फर्स्ट, तुमने बहुत हार्ड स्टडी की इसलिए तुम फर्स्ट आए। यू स्टडीड हार्ड सो यू स्टूड फर्स्ट, है ना। तो ये दो सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को या दो वर्ड्स को जो जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं कंजंक्शन।
मेरा तरीका याद कराने का, कंजंक्शन में एक वर्ड है जंक्शन, और जंक्शन का अर्थ ही होता है जो जोड़े, है ना। आपने देखा होगा इंदौर जंक्शन, भोपाल जंक्शन, मक्सी जंक्शन, देवास जंक्शन, उज्जैन जंक्शन, नागदा जंक्शन। ये जंक्शन क्या होते हैं? मुंबई जंक्शन। तो जंक्शन यानी वो जगह जहाँ पे गाड़ियां जुड़ती हैं, जहाँ एक सिटी से दूसरी सिटी का कनेक्शन जुड़ता है। हो सकता है इंदौर से औरंगाबाद की डायरेक्ट ट्रेन ना हो, लेकिन इंदौर से कहीं खंडवा जंक्शन पे जाओ, और खंडवा जंक्शन से फिर औरंगाबाद की ट्रेन मिल जाएगी। तो खंडवा एक वो जंक्शन है जहाँ से दूसरे रास्ते भी निकलते हैं। तो वहाँ का रास्ता और यहाँ का रास्ता दोनों जगह आके जुड़ता है, मिलता है खंडवा में, इसलिए खंडवा जंक्शन है। इंदौर में बहुत सारे रास्ते जुड़ते हैं ट्रेन के, इसलिए इंदौर एक जंक्शन है। आया समझ में? तो जंक्शन का अर्थ ही होता है जोड़ना। ठीक। तो कौन प्रीफिक्स लगा के इसको व्यवस्थित बनाया, कंजंक्शन, जिसका अर्थ होता है वो शब्द जो दो सेंटेंस, दो फ्रेज, दो वर्ड्स या दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, उन्हें कहते हैं कंजंक्शन। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ईदर और, नीदर, नॉर, रादर देन, ये सब क्या है? कंजंक्शन। आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चल, और लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? वर्ड्स दैट डिनोट, TENOTE, that denote sudden feelings and expressions। वो शब्द जो फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस, सडन फीलिंग्स या एक्सप्रेशंस को डिनोट करते हैं या शो करते हैं, जैसे कि yippee, yippee के नूडल्स भी आते हैं, yippee, हुर्रे, alas, phew, ये, wow। बस इस तरह से और भी हैं, इन्हीं के एग्जाम्पल आते हैं। yippee, we have won the match, हुर्रे, we are going to picnic। अलास थोड़ा सा नेगेटिव सेंस की इमोशन बताता है, जैसे कि कुछ दुख की बात है, अलास शी हैज फेल्ड। फ्यू भी दुख बताता है, फ्यू का अर्थ ओफो होता है। फ्यू इज अ वेरी गुड वर्ड, इसका अर्थ होता है ओफो। जनरली या कोई कोई ओफो भी लिखता है ऐसे, आई डोंट रियली नो इन हिंदी हाउ हाउ इज इट रिटन। तो ओफो, ओफो का अर्थ होता है फ्यू। फ्यू, इंडिया लॉस्ट द मैच, PHEW। ये खुशी वाला है, ये वी हैव वन द मैच। वाओ थोड़ा सा आश्चर्य वाला है, सडन फीलिंग ऑफ आश्चर्य, वाओ। खुशी वाला भी है, खुशी और आश्चर्य मिश्रित, वाओ शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। हाँ, तो ये वाओ। और ये जो एक्सेंट है ना अमेरिकन, ये बड़ा मजेदार है। आप कोई अमेरिकन शो देखो, जैसे कि फ्रेंड्स देख लो आप, या गेम ऑफ थ्रोन्स में तो खैर थोड़ा सा पुराना पीरियड लिया है उन्होंने, राजा महाराजाओं का समय। 2.5 मैन देखो, हाउ आई मेट योर मदर देखो, या अगर बच्चों की सीरियल्स आपको देखना हो तो विजिट्स ऑफ द वेवरली प्लेस हमारे ज़माने का है। इसका एक्सेंट बड़ा मज़ेदार होता है। तो वो अमेरिकन एक्सेंट जो होता है ना, अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली देखो, अगर अमेरिकन शोज देखो, तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपको इंग्लिश सुधरती भी है, सुन सुन के बोलना भी इजी पड़ता है। इफ़ यू लिसन टू द नेटिव स्पीकर्स तो आपकी इंग्लिश सुधरती है। दूसरा, आपको बहुत सारे नए वर्ड्स उनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता लगते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, अपने को सब कुछ तो आता नहीं है भाई, दुनिया में कितनी ही डिग्रीज ले लो, कितना ही ज्ञान ले लो, देर आर थिंग्स विच यू डोंट नो। अब मजा देखो, एक वर्ड है फियांसे। फियांसे है ना मंगेतर, और अगर लेडी मंगेतर हो, जैसे लड़के की जो मंगेतर है, तो उसको बोलेंगे फियांसी। ये मेल है और ये मंगेतर फीमेल है। अब फियांसे और फियांसी जो ये वर्ड है, ये मुझे नहीं पता था, तो पहली बार तो मुझे पता चला कि ये इनका ये मीनिंग होता है। और दूसरा, इनका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन मुझे नीचे सबटाइटल देख के पता लगा। तो स्पेलिंग सबटाइटल में देखिए और प्रोनाउंसिएशन उसने क्या, फियांसी। मैं पहले कभी सुना भी था या आगे भी किसी से सुना, तो वो फ्योंसी फ्योंसी करता है। बट द करेक्ट pronunciation which I got from TV shows was, American TV shows, HBO was fiancé and fiancé। अब ठीक है, कोई कोई fiancé और fiancée बोलता है, और शायद ये भी ग्लोबली एक एक्सेप्टेड प्रोनाउंसिएशन है, पर वहाँ जो मुझे सही प्रोनाउंसिएशन पहली बार पता चले was fiancé एंड fiancé। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको वहाँ से सीखने को, और उनका एक अलग ही अंदाज होता है। या यू गॉट इट राइट, या कम ऑन।
but I'm not gonna give it to you. Oh well, it was me who did it. तो ये इस तरह से वो लोग जब बोलते हैं ना, और अगर आप उनको कॉन्स्टेंटली सुनते हो तो इंग्लिश पॉलिश होती है। देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ग्रामर वामर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, वोकैब भी पढ़ा रहा हूँ। बोलना बड़ा महत्वपूर्ण है, और बोलने के लिए क्या करो, बड़ी महत्व की बात बता रहा हूँ। जो नेटिव स्पीकर्स है, जो इंग्लिश बोलते हैं, उनको काफ़ी हद तक आप सुनने की कोशिश करो। आप मेरा मानना है कि जो नीचे सबटाइटल्स आते हैं, उन सबटाइटल्स को भी प्रोनाउंस क्या करो, बोला करो उनके साथ साथ, मन में, या इफ़ यू कैन रीड देम अलाउड, आप जोर से बोलो, अगर कोई नहीं हो कमरे में तो, और कोई सुन नहीं रहा हो तो, ठीक। तो इससे काफ़ी हद तक एक चीज़ हो जाती है जिसको मैं कहता हूँ टंग ट्रेनिंग, TONGUE, टंग, TRAINING, ट्रेनिंग। टंग ट्रेनिंग यानी कि हमारी जीभ की ट्रेनिंग हो जाती है इंग्लिश बोलने की। कई बार हमको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, ग्रामेटिकली सारे रूल्स पता हैं, हम सेंटेंस कन्वर्ट कर लेते हैं, वर्ड्स फिल कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब बोलने पे आते हैं तो हम घबरा जाते हैं एकदम से, बोलते समय याद नहीं आता है। और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की कमी के कारण होता है। और प्रैक्टिस की कमी मतलब हमारी जीभ को ट्रेनिंग नहीं मिली हुई। तो इंग्लिश हमारे दिमाग से हमारे हाथ तक तो आती है, पर हमारे दिमाग से जीभ तक नहीं आती। नर्वस सिस्टम काम करता है, तो दिमाग से जीभ तक जो आना चाहिए नर्वस सिस्टम के थ्रू इंग्लिश, उसमें टाइम बहुत लग जाता है। हमको बोलते समय वर्ड ही याद नहीं आता है, लिखते समय भले ही आ जाता है। तो यू विल हैव टू हैव साइमल्टेनियस प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग एज वेल एज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक। तो राइटिंग वगैरह तो मेरा काम है, देखो मेरे कोर्स में है, वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। स्पीकिंग के लिए समय समय पे टिप्स देता रहूँगा, जैसे अभी मुझे एकदम से याद आया तो मैंने आपको दे दी। तो इस तरह से ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच आज पूरे किए। अभी हमने इंटरजेक्शन पढ़ा, yippee, हुर्रे, अलास, फ्यू, ये, वाओ एंड सो मेनी अदर वर्ड्स, जो सडन एक्सप्रेशन या फीलिंग को डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच किए, जिसमें 2 को हमने फिर से छोड़ा है कि दोबारा पढ़ना पड़ेगा ICI के मॉड्यूल के कारण, विच इज़ वर्ब और कंजंक्शन, ठीक। ये सब इसलिए पढ़ा है क्योंकि आगे इनका बहुत महत्व है। चलो आज के हम 2-3 ईडियम ले लेते हैं। कुछ 3-4 दिन तक हम ईडियम लेंगे, फिर 1-2 दिन तक रूट वर्ड लेंगे, ऐसा हम चलने देंगे। तो ईडियम लो आज के 1-2। पहला ईडियम लो आज का, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। ईडियम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का ईडियम पहला है, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इसका मीनिंग होता है इमीडिएटली, इमीडिएटली, विदाउट, विदाउट लिखा है ये, विदाउट एनी प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर। इसका सेंटेंस लिखो, माई फ्रेंड विल ऑलवेज हेल्प मी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। मेरा दोस्त मेरी हमेशा मदद करेगा जब भी ज़रूरत पड़ेगी, बिना किसी दबाव के, विदाउट एनी प्रेशर, और इमीडिएटली, फ़ोन लगाने की देर है। हम लड़कों में ऐसा बहुत होता है, लड़कियां बुरा ना माने, वे नॉट अगेंस्ट यू, लेकिन हम लोगों में सहायता की प्रवृत्ति थोड़ी ज़्यादा होती है, ऐसा मेरा मानना है। आई बीन थ्रू दीज डेज, वी हैड फ्रेंड्स व्हेन वी वर योर एज, ऐसे फ्रेंड्स, क्लासरूम फ्रेंड्स, लॉट ऑफ देम। तो हमारे बीच में चर्चा, आज भी कुछ बच्चे ये मेरी बात से रिलेट करेंगे कि यार तेरा भाई खड़ा है ना यार, चिंता क्यों कर रहा है। वो तेरा भाई खड़ा है, चिंता क्यों कर रहा है, मतलब जब मदद की जरूरत पड़े बुला लेना। और अपन भी ऐसे ही हैं, कुछ भी हुआ नहीं कि फ़ोन लगाया, भाई यार आजा यार, मैटर हो गए हैं। ये मैटर हो गए ना, सबसे कॉमन चीज़ है, मैटर हो गए हैं। और वो बोलता है कि तेरा भाई अभी आ रहा है 5 मिनट में। तो तेरा भाई अभी आ रहा है मतलब ही इज रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। इधर गिरी टोपी, और इधर वो व्यक्ति काम करने को तैयार है, पकड़ने को तैयार। तो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ऐसा सिंबॉलिकली इडियम बना है, ठीक है। दूसरा लिखो आज का, बड़ी मजेदार है, अ फेदर इन वंस कैप। अ फेदर इन वंस कैप। अभी देखो यहाँ जो ये वंस है ना, ये किसी का नाम नहीं, एक प्रोनाउन है। अब यहाँ पे किसी का भी नाम फिट कर सकते, तो मैंने कहा था ईडियम में वन इस तरह के वर्ड का बहुत प्रयोग होता है, ये वाले प्रोनाउन का, इंडेफिनिट प्रोनाउन का। अ फेदर इन वंस कैप, यानी कि समथिंग दैट यू हैव अचीव्ड एंड आर प्राउड ऑफ। इसका मीनिंग है समथिंग दैट वन हैज, या यू हैव, वन हैज अचीव्ड
and is proud of. जैसे कि winning the spelling competition was a feather in my cap. स्पेलिंग कंपटीशन जीतना मेरे लिए एक अचीवमेंट थी जिसपे मुझे प्राउड है। आप में से कुछ बच्चे ऑल इंडिया रैंक लाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाउंडेशन कोर्स में, तो अब क्या कहो, जब आप मुझसे मिलोगे फिर कभी एकेडमी आके, या मुझे फ़ोन लगाओगे या व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, तो कहोगे सर अनदर फेदर एडेड इन माय कैप, आई हैव सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक इन सीए फाउंडेशन। और फिर मैं कहूँगा आई एम वेरी हैप्पी सिंस यू हैव कम विथ फ्लाइंग कलर्स। तो आप और मैं ईडीएम में बात कर लेंगे, है ना, बड़ी ही एम्बेलिश्ड और भूषित आभूषित लैंग्वेज में, मजा आएगा। तो अ फेदर इन वंस कैप। द मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड of World Cup 2011 was a feather in युवराज सिंह कैप। ठीक, चल एक और ले लेते हैं, बड़ा मजेदार है, 3 कर लेते हैं आज। एक और ले लो, एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का अर्थ होता है ट्रू टेस्ट। ट्रू टेस्ट जैसे कि डिफिकल्ट टाइम्स आर द एसिड टेस्ट फॉर फ्रेंड्स। मुश्किल समय दोस्तों की दोस्ती परखने का ट्रू टेस्ट होता है। जो मुश्किल समय में साथ दे वो सच्चा दोस्त, जो नहीं दे वो सही दोस्त नहीं। आप लोग तो लॉ भी पढ़ते हो, लॉ में आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो। पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 4 में डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये डेफिनेशन के वर्ड्स हैं। अब मजा ये है कि इसमें जो आखिरी लाइन है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये म्यूचुअल एजेंसी बताती है। या तो एक करे तो भी सबको भरना पड़ेगा, और सब करे तो भी सबको भरना पड़ेगा, या तो ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और फिर जब आप पढ़ते हो पार्टनरशिप के बारे में आगे, तो क्या कहते हैं, द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी। अब आप एग्जाम में लॉ के पेपर में ट्रू टेस्ट तो सब लिखेंगे पूरे इंडिया में, अब आप लिखोगे म्यूचुअल एजेंसी इज द एसिड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसी को इडियोमैटिक लैंग्वेज में लिख दोगे तो ज्यादा सुंदर नजर आएगा। आया मेरे बच्चों? तो एसिड टेस्ट या ट्रू टेस्ट एक ही बात है, पर एसिड टेस्ट इडियोमैटिक हो जाता है, थोड़ा सा ईडियम की लैंग्वेज और ब्यूटीफुल हो जाती है। तो म्यूचुअल एजेंसी इज द एसिड टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ऑल इंडिया रैंक लानी हो तो इंग्लिश को जहां लगे वहां जोड़ते जाना। ठीक, हम लोग बिजनेस इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं एक तरीके से, साथ ही साथ में ग्रामर के साथ साथ। तो ये सब बातें हैं, आप लोगों ने बहुत ही प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात हम लोग कल फिर करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।